गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग अजय कुमार। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही थी इसलिए बटन खोल लिया था ये बताओ यहाँ पर कितने लोग जीएस बैच 2 के हैं? जल्दी से कम ऑन। तो कितने लोग जीएस बैच 2 के हैं यहाँ पर? जितने भी लोग दयानंद, सुजीत कुमार, अजीत कुमार, कम ऑन एवरीबॉडी। कितने लोग यहाँ पर जीएस बैच 2 के हैं? तो जो लोग जीएस बैच 2 के हैं, अभी नहीं है या जो बाद में वीडियो देखेंगे, तो अगर जब भी आपके बैच में, यस सर शुभम त्यागी, तो जब भी आपके बैच में 9:30 या 3:30 की क्लास दिखेगी, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, या नीति आयोग स्टार्ट होगा, यस आई नो दैट। जो लोग भी जीएस 2 में हैं यहाँ पर अभी बता दूं, तो जो लोग अभी जीएस 2 में हैं पहले सही से अच्छी तरह सुन लो, फिर आगे क्लास स्टार्ट होगी। तो जब भी वो 9:30 या 3:30 की क्लास देखेंगे, तो अभी हम 9:30 या 3:30 में ये प्लानिंग सिस्टम कर रहे हैं, लेकिन जो जीएस 1 में है उनका तो एज इट इज चल रहा है। और जब जीएस 2 और जीएस 3 की जो साथ में क्लास होगी, 2 चैप्टर्स कराऊंगा मैं, पहला इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और दूसरा हम 2 के हैं, ओके सुजीत। और पहला दोस्तों इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो मैंने कल शाम को स्टार्ट किया, और दूसरा डिमांड एंड सप्लाई। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, वो जीएस 2 और जीएस 3 का शाम को 5:15 से 6:30 की क्लास में होगा। बाकी 9:30 3:30 जो 1 और 2 की क्लास एज इट इज चल रही है, वो एज इट इज होगी। तो मुझे लगता है जो लोग अभी क्लास में हैं तो वो अच्छी बात वो समझ गए होंगे, या जो लोग बाद में कभी देखेंगे तो उन्हें प्लानिंग 2-3 हिस्सों में मिलेगा। 2-3 हिस्सों में कैसे? एक तो क्या बोलते उस दिन की क्लास में, एक आज की क्लास में, लेकिन जीएस 2 में बीच में एक क्लास आ जाएगी इन्फ्लेशन की, जो कल हुई। चलिए दोस्तों, द अनाउंसमेंट इज ऑल ओके ना, कि अब हम आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना व्यवस्था। इसमें हमने बात कर ली कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्लानिंग सिस्टम है, भारत की जो योजना व्यवस्था है, वो देखा जाए तो 1934 से स्टार्ट हुई, 1934 से, जब भारत में एम विश्वेश्वरैया साहब की किताब आई प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इस किताब से पहली बार भारत में प्लानिंग की बात हुई। तो यहाँ से हमने अपनी क्लास स्टार्ट की, और धीरे धीरे हम लोग बात करते करते पहुँचे फिक्की प्रपोजल्स की बात की हमने, कि फिक्की ये प्रपोजल ने क्या दिया। इसके बाद हम आगे गए तो हमने देखा कि द कांग्रेस प्लान में क्या रहा हमारे हिंदुस्तान में, जो 1934 अक्टूबर में नेशनल प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुई इस प्लान के द्वारा। फिर हमने अपनी क्लास में आगे बात की बॉम्बे प्लान की। बॉम्बे प्लान जो 1944 में आया, जिसमें 8 बड़े बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसमें हमने बात की। इसके अलावा हम बॉम्बे प्लान के अलावा आगे गए तो हमने देखा 1944 में ही एक गांधीयन प्लान भारत में आया, 1944 में ही भारत में एक गांधीयन प्लान आया। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों बात की पीपल्स प्लान, जो 1945 में भारत में देखा गया। तो पीपल्स प्लान का हमने टॉक किया। इसके बाद सर्वोदय प्लान आया 1950 में, और सर्वोदय प्लान के बाद जो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम भारत का लोकनायक भी कहते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड लोकनायक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमने देखा जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान। इसके बाद जब हम आगे चले तो हमने बात की, कंप्लीट टॉक हुआ हमारा प्लानिंग कमीशन का, जिसे हम हिंदी में योजना आयोग कहते हैं। तो हमने बात की योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की। दोस्तों ये वही योजना आयोग है, एक लाइन में इसके बारे में बताएं कि लास्ट क्लास में मैंने कहा जिसका काम था कि हमारे हिंदुस्तान में सभी 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं को ड्रॉ करना। तो इंडिया में जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसको प्रिपेयर करना, इसको तैयार करना प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का काम था। तो हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा कि जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, वो एक नॉन स्टैट्यूटरी, गैर वैधानिक, या फिर हम कह सकते हैं इसको गैर सांविधिक और असंवैधानिक या गैर वैधानिक या असंवैधानिक, संविधान से बाहर, अर्थात इसके लिए न तो कोई आर्टिकल भारत के संविधान में है और न तो कोई एक्ट इंडिया के पार्लियामेंट में पास हुआ। तो इसे कहेंगे नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल।
और हमने बात की कि इसके मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन की बात की, सारी की सारी हमने टॉक कर ली प्लानिंग कमीशन की, अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने बात कर ली है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर हम प्लानिंग कमीशन को यहाँ रखते हैं तो इससे एक कदम ऊंची बॉडी थी एनडीसी, तो एक कदम ऊंची बॉडी थी एनडीसी, अर्थात प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स को प्रिपेयर करना, 5 ईयर प्लान्स को तैयार करना। लेकिन इन्हीं 5 ईयर प्लान्स को अप्रूव करने का काम, पास करने का काम किसका था? एनडीसी। तो इट वाज कॉल्ड द प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, राइट। चलते हैं दोस्तों, अब आगे हम लोगों ने बात कर ली कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन, चाइना एंड मोस्ट अदर कंट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब अगर हम देखें तो याद रखना, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ रखा है और दिमाग में अभी के अभी इंस्टॉल करें क्या, कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आर्थिक नियोजन है और इकोनॉमिक प्लानिंग, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेन फीचर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आर्थिक नियोजन है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की मुख्य विशेषता होती है, उसका मेन फीचर होता है। चलते दोस्तों, अब आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है नीति आयोग। द वंडरफुल डिस्कशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन द क्लास कॉल्ड नीति आयोग। दोस्तों देखिए, जल्दी से एक बार बताइए भाई, इकोनॉमिक्स में कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? कम ऑन एवरीबॉडी, जो GS2 बैच के हैं, क्या वो मेरी बात को समझ चुके हैं? और हाँ, वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ यू गाइस, क्योंकि जो GS1 GS2 को हम साथ में लेके चल रहे हैं और इसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई GS1 का हो चुका है, इसलिए ये 2 चैप्टर आपके वहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। I hope you guys are understanding me and would cope up with me, right? और सहयोग देंगे और इससे आपका सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा और आपको इकोनॉमिक्स समझ में भी जल्दी आने लगेगी, राइट? चलते हैं। और जो GS1 है उसके हार्डली माइक्रो इकोनॉमिक्स अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच अजीत कुमार, इंग्लिश में सारा नोट नहीं मिला है। क्यों भाई? आशीष साहू, कौन सा टॉपिक? मुझे लगता है इंग्लिश में सिर्फ एक टॉपिक नहीं होगा, वो है सेंसस ऑफ इंडिया, राइट। बाकी जो लोग, थैंक यू सो मच शुभम त्यागी, अजय कुमार। दोस्तों जो लोग इंग्लिश के नोट्स हैं, आप देखिए नेशनल इनकम को क्लिक करिए तो पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स नेशनल इनकम में ही हैं। वो टॉपिक सामने नेशनल इनकम दिख रहा है, अभी मैं उसको सही करवाकर माइक्रो मैक्रो के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, राइट। और बाकी सेंस ऑफ इंडिया एक डेटाबेस चैप्टर है, मैं पहले से ही शायद आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, देख लूंगा। चलते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट होगा नीति आयोग से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अदर नोट ऑसम हैं सर, थैंक यू सो मच। और हिंदी में तो सब है ना सर? भाई हिंदी में भी सब है और इंग्लिश में भी सब है। तो 1 इन इंटरनेशनल ट्रेड रिमेनिंग इन मैक्रो, नहीं भाई, इंटरनेशनल ट्रेड का कोई टॉपिक ही नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है और उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिवैल्यूएशन, इन 3 चैप्टर को मिलाकर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। तो आप उसमें देखिए, उसमें है सारे के सारे नोट्स। और एक बार जल्दी से बता दो दोस्तों, सारे के सारे नोट्स कैसे लगे आप लोगों को, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, जिसने देखे। ईमानदारी से कहना, विद्या माता कसम है दोस्तों, बताना। मैंने कहा था कि जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल गिव यू द वंडरफुल नोट्स। तो आई हैव डन माय जॉब, नाउ योर जॉब इज देयर कि आप उसे अच्छी तरह पढ़ें और जल्दी से सरकारी नौकरी प्राप्त करें। नाउ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नीति आयोग, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। नीति आयोग, तो बता दूं, ये वही नीति आयोग है दोस्तों जो 1 जनवरी 2015 में एस्टैब्लिश्ड हुई, सेटअप हुई। 65 साल पुरानी योजना आयोग। भाई 65 साल क्यों? क्योंकि 1950 में बनी थी वो योजना आयोग। तो जो 1950 में बनी योजना आयोग है, और योजना आयोग है, उसी योजना आयोग, उसी प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में कन्वर्ट कर दिया गया इनटू नीति आयोग। दोस्तों 1 जनवरी 2015, 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया कि दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया कि
हाँ यस। तो दोस्तों यहीं से निशांत कुमार, दीज आर माय ओन नोट्स, और मैं बहुत बेहतरीन अभी अपने क्लास नोट्स लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में हिंदी में, फिर बाद में उसे इंग्लिश में करूँगा। तो अभी वो नोट्स तो आपके लिए हो गए, उसके अलावा मैं अलग से मुखर्जी नगर और पूरे इंडिया में अमेजन वगैरह पर भी क्लास नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। तो अभी एक और धमाका बेहतरीन क्लास नोट, जिससे पूरे हिंदुस्तान के किसी भी पीसीएस, सीडीएस, सेशन कमांडेंट, कोई भी एग्जाम के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ऐसा काम चल रहा है बहुत सारा। सो सब बताएंगे, चलिए अभी बात नहीं करते हैं, पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों एक बात और मुझे बताएं, क्योंकि जो भी मैं सीखता हूँ वो अपने बच्चों से ही सीखता हूँ। आप ये बताइए, इस तरीके से क्लास पढ़ाना, इस तरह से तरीके से, ये कैसा तरीका आप लोगों को लगा? ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है या कि मैं इसमें पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? जल्दी बताएं दोस्तों, क्या अच्छा तरीका है आपको, दिस वन और इफ आई डिस्कस हेयर? सो आप लोगों को जल्दी बताइए कि इस तरह से वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाना कि थोड़ा स्मार्ट सी क्लास देना, जो अभी चल रहा था। कहाँ गया भाई, कैसे आएगा वो? ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों जल्दी से मुझे बताएं, जिससे मैं थोड़ा सा अच्छी तरह और बढ़िया से पीपीटी वगैरह बना के लाऊं और बेहतरीन तरीके से आने वाले अगर क्लास में मौका मिला तो उन टॉपिक्स को समझाऊं। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग में सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया कि 2015 में 1 जनवरी 65 साल पुरानी योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, हाँ थैंक यू, हाँ दोस्तों 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड नीति आयोग, राइट ना। सो ना ना इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो नीति है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। अब मैं आपको बताऊं कि जो नीति है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब आखिर इसको नीति नाम कैसे दिया गया? तो जब नाम था प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदलना था। तो ध्यान से सुनना, अब प्लानिंग कमीशन का नाम बदलना था। जब प्लानिंग कमीशन का नाम बदलना था तो उसका नाम बदल के रखा। तो सरकार ने सोचा भाई क्या नाम, तो सरकार ने कहा कि प्लानिंग कमीशन का काम होगा काम है पॉलिसीज बनाना, राइट। और पॉलिसीज को हिंदी में कहते हैं नीति। तो दोस्तों पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं नीति। सो द वर्ड नीति केम फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड पॉलिसी। तो पॉलिसी का मतलब होता है हिंदी में नीति, और नीति आयोग नाम आया पॉलिसी शब्द से, इसीलिए कभी कभी नीति आयोग को हम लोग पॉलिसी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द अनदर नेम ऑफ नीति आयोग दोस्तों। सो नीति आयोग का जो दूसरा नाम है वो पॉलिसी कमीशन भी है। सो इसे हम कहते हैं क्या? पॉलिसी कमीशन, राइट ना। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्या कि नीति आयोग का दूसरा नाम पॉलिसी कमीशन है, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिसी कमीशन। इसके अलावा इट इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दोस्तों याद रखना, एक पेपर में भी सवाल आया कि नीति आयोग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसमें आंसर में लिखा था थिंक टैंक। दोस्तों नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। सो नीति आयोग इज ऑल्सो कॉल्ड द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड नीति आयोग, राइट। जैसे हमने प्लानिंग कमीशन में पढ़ा, योजना आयोग में पढ़ा और एनडीसी में भी पढ़ा कि वो एक नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब गैर सांविधिक और असंवैधानिक संस्था थी। तो इसी प्रकार से दोस्तों नीति आयोग भी एक नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी पेपर ओरिएंटेड पॉइंट है, दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए अच्छे से कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो नीति आयोग एक गैर सांविधिक और असंवैधानिक संस्था है। तो इसे हम कहते हैं क्या? नीति आयोग, राइट ना। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बॉडीज के बारे में बताऊं कि जो भारत में जो बॉडीज हैं वो किस प्रकार की हैं, तो वो जरा ध्यान से सुनना कि देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो बॉडीज हैं, देखिए दोस्तों, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक संस्था, राइट।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्था, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दो तरीके की बॉडी है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, जिसको हम बोलेंगे असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, राइट ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो कौन सी है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि या तो जो वो संस्था जिसके लिए भारतीय संविधान में कोई ना कोई अनुच्छेद हो, कोई ना कोई संविधान में आर्टिकल हो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो तरह की हैं, एक तो स्टैट्यूटरी बोले तो सांविधिक, और दूसरी नॉन स्टैट्यूटरी बोले तो गैर सांविधिक। दोस्तों जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है या जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान के बाहर, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अच्छी तरह बोलेंगे तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये दो प्रकार की है, एक तो सांविधिक, एक गैर सांविधिक। अब सांविधिक का मतलब जिसके लिए भारत के पार्लियामेंट में कोई ना कोई दोस्तों एक्ट पास हुआ हो, उसे हम कहेंगे द स्टैट्यूटरी बॉडी, और जिसके लिए भारत के पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ उसे कहेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ बॉडी इन आवर कंट्री, हमारे देश में। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तो हमने बात कर ली नीति आयोग कब बनी, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, बट नाउ इन डिटेल अब मैं बात करने जा रहा हूं कि नीति आयोग के मेंबर्स कौन कौन से हैं और सदस्य कौन कौन से हैं। तो नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उसमें सबसे पहला चेयरमैन। बता दें आप लोगों को, जैसे प्लानिंग कमीशन में और एनडीसी में जो चेयरमैन थे वो थे एक्स ऑफिशियो पीएम, सिमिलरली सेम यहाँ पर भी जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में जो लिख रहे हैं वो समझ रहे हैं वो लिख लें पदेन प्रधानमंत्री। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो पदेन प्रधानमंत्री हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। ओके ना। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो इसकी गवर्निंग काउंसिल में देखें तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, इसके देखो एक तो चेयरमैन हो गए, चेयरमैन के नीचे आ गया गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल में क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, या कुछ यूनियन टेरिटरीज में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूटीज के, केंद्र शासित प्रदेशों के, ये नीति आयोग के मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं इसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर प्लानिंग कमीशन में जाएं और देखें तो अभी हम साथ में एक काम और कर रहे हैं कि साथ में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंट देख रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर हैं। तो सबसे पहला जो मैं डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं वो ये कि प्लानिंग कमीशन वाज द बॉडी ऑफ बेस्ड ऑन ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न। जो नीति आयोग थी वो एक ओल्ड पुराने पैटर्न पर आधारित बॉडी थी। लेकिन अगर हम नीति आयोग की बात देखें तो नीति आयोग इज द बॉडी ऑफ न्यू एरा, मतलब नीति आयोग एक नए जमाने की बॉडी है, नए समय की बॉडी है। प्लानिंग कमीशन वाज द बॉडी ऑफ नेहरू एरा, लेकिन नीति आयोग इज द बॉडी ऑफ मोदी एरा। दोस्तों जो योजना आयोग थी वो नेहरू जी के जमाने की संस्था थी, लेकिन यहाँ पर और बॉडी थी, लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग नीति आयोग है ये एक मोदी एरा की बॉडी है, मोदी के समय की बॉडी है, मोदी जी के। तो दोस्तों दिस इज द ग्रेट डिफरेंस। अभी क्या अंतर है और आगे आगे हम चलेंगे तो और आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला अंतर मुझे ये दूसरा अंतर ये देखने को मिला कि जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें स्टेट्स का और यूटीज के मेंबर्स का कोई रोल प्ले नहीं था, कोई उसमें उनका योगदान नहीं था। लेकिन जो नीति आयोग है इसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर, दिल्ली और पुडुचेरी में सीएम होते हैं दोस्तों, बाकी सारी जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर संभालते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। इसके अलावा अगर हम चलें वाइस चेयरमैन, तो दोस्तों वाइस चेयरमैन तो दो बातें। पहला पॉइंट, तीसरा डिफरेंस प्लानिंग कमीशन नीति आयोग,
तो ये कि वहां जो प्लानिंग कमीशन थी, जो लोग लिख रहे हैं वो साथ साथ लिख लें, डंडा बीच में डालकर, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग। दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें इस पोस्ट का नाम था डेप्यूटी चेयरमैन, लेकिन नीति आयोग में इस पोस्ट का नाम है वाइस चेयरमैन। तो एक और अंतर दिखाई दिया मुझे, डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, पोस्ट के नाम में अंतर है। एक और बहुत अच्छी बात कि जो डेप्यूटी चेयरमैन थे योजना आयोग के और यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन है, दोनों की नियुक्ति, दोनों का अपॉइंटमेंट पीएम के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ये भी जीएस के एग्जाम का क्वेश्चन बन गया कि द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय, टिक मार दो, प्राइम मिनिस्टर। वहां पर भी डेप्यूटी चेयरमैन की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के जरिए होती थी द्वारा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये कि जो दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन थे, जो उपाध्यक्ष थे वहां, वो जनरली कैबिनेट मंत्री में से ही या कैबिनेट का ही कोई एक मेंबर होता था। लेकिन यहाँ पर जो डेप्यूटी वाइस चेयरमैन बनाए गए, ये कोई कैबिनेट के मंत्री वगैरह नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन बनाए गए, ये भारत में एक ये एक महान अर्थशास्त्री हैं। जब नीति आयोग बनाया गया था उस समय जो डेप्यूटी वाइस चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी ने, आप लोगों को बताएं, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और वहां से उन्हें बुलाया गया और कहा आइए सर, और यहाँ पर वाइस चेयरमैन का कार्यभार संभालिए। और दोस्तों उन्होंने लगभग साल, 1.5 साल काम किया। उसके बाद कहा भैया मन नहीं लग रहा होता है, हमें तो कैलिफोर्निया वापस जाने हैं। और दोस्तों वापस कैलिफोर्निया चले गए यूनिवर्सिटी और अगेन ज्वाइन द प्रोफेसरशिप। उनकी जगह एक महान अर्थशास्त्री को और लाया गया दोस्तों, डॉक्टर राजीव कुमार। इस समय भारत के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। डॉक्टर राजीव कुमार साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पोस्ट डॉक किया और इंडिया में भारत सरकार के लिए इकोनॉमिस्ट का काम करते थे और एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी थे। मतलब एक महान अर्थशास्त्री को नीति आयोग का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। मैं बस ये बताना चाहता था। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताएं, यहां पर एक और पोस्ट है जिसका नाम है सीईओ। दोस्तों इस पोस्ट की जगह आप लिख सकते हैं, प्लानिंग कमीशन में नाम था सेक्रेटरी, लेकिन सेक्रेटरी की जगह यहां पर पोस्ट का नाम है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक और मुझे अंतर समझ में आता है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। जो प्लानिंग कमीशन थी, जो योजना आयोग थी, वो एक कमीशन, वो एक आयोग की तरह काम करती थी। लेकिन जो नीति आयोग है वो नाम से तो आयोग है, लेकिन एक्चुअली नीति आयोग इज वर्किंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अ कंपनी। एक कंपनी की तरह, एक संस्था की तरह, एक संगठन की तरह नीति आयोग काम कर रही है। अर्थात क्या, तो वो ये कि दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन थी वो सिंपली एक आयोग की तरह थी, राइट, कुछ मेंबर्स काम कर रहे हैं। लेकिन नीति आयोग को भारत सरकार ने एक कमीशन की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह बनाया है। इसलिए इसका नाम, इसलिए इसके पोस्ट में नाम है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस पोस्ट की जगह हमारे योजना आयोग में पोस्ट थी सेक्रेटरी, सचिव। दोस्तों जो सीईओ हैं इनका अपॉइंटमेंट पीएम के द्वारा होता है और इस समय जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत साहब। अगर हम देखें तो नीति आयोग में 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पूर्ण कार्यकालीन सदस्य होते हैं। दोस्तों वो 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे। नंबर 1 वी.के. सारस्वत, एक्स चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। नंबर 2 विवेक देबरॉय, एक महान अर्थशास्त्री। एंड नंबर 3 रमेश चंद, एक एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ। एंड नंबर 4 विनोद पॉल, दोस्तों ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। तो इन्हें हमने कहा नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर्स। इसके अलावा अगर हम चले, देखिए आगे हम बात करें तो जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। और ये पार्ट टाइम मेंबर्स जो होंगे वो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं किसी भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज के या रिसर्च इंस्टीट्यूशन के, तो उन्हें हमने कहा पार्ट टाइम मेंबर्स। और बता दें ये पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं वो
रोटेशन बेसिस पर होते हैं, अर्थात रोटेट होते रहते हैं, टाइम टाइम पर ये नीति आयोग चेंज कर देती है। तो पहले यस बढ़िया सवाल पूछा शुभम त्यागी। तो इससे पहले जो CEO थी वो एक फीमेल थी और उनका नाम अभी हम बताते हैं आपको, और जस्ट गिव मी सम मिनट्स। तो बताते हैं अभी आपको। जो पहली फीमेल थी नीति आयोग, वो फीमेल थी फर्स्ट CEO सिंधु श्री खुल्लड़, और उससे पहले क्या नाम था, तो समथिंग खुल्लड़, अभी याद आ जाएगा दिमाग में तो बताएंगे। तो फर्स्ट CEO थी शुभम त्यागी ना। आगे चलते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन है जरा देख लीजिए। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में इनके राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अरुण जेटली, राधा मोहन सिंह। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसे आप लोग अपडेट कर लें। एवरीबॉडी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इसे अपडेट कर लें। और अपडेट क्या कर लें तो मैं आप लोगों को बताता हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन होगा। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन होगा, सबसे पहले जो भी भारत का होम मिनिस्टर होगा, जैसे होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह साहब, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। अगर हम दूसरी बात करें होम मिनिस्टर के अलावा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। इसके अलावा जो रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे सिंधु श्री खुल्लड़, हाँ मुझे वही मैं कह रहा हूँ श्री खुल्लड़, तो दोस्तों सिंधु श्री खुल्लड़ फर्स्ट CEO थी शुभम त्यागी जी ना। इसके अलावा अरुण जेटली, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। इसके अलावा जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो दोस्तों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के लिए आप लोग ये याद कर लो, लिस्ट को अपडेट कर लो। तो जो भी हमारे हिंदुस्तान में गृह मंत्री होगा, जो भी वित्त मंत्री होगा, जो भी रेल मंत्री होगा और जो भी कृषि मंत्री होगा, ये चार मंत्री, ये चार मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि होम मिनिस्टर, इसमें होम मिनिस्टर कौन है, जल्दी से मुझे नाम बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर भी आप जानते हैं, जो अभी निर्मला सीतारमण जी लॉन्च करने जा रही हैं, तो बजट पेश करने जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों आप, थैंक यू आंटी। सो दोस्तों आगे चलते हैं। राइट अरे शुभम भाई, जब जवाब मिलता है तो थैंक यू कुछ बोलते हैं या नहीं? हाँ, फिर तुम लोग कहते भरत सर गुस्सा होते। प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इवन डोंट हैव द एडिकेट टू बिकम अ स्कूल स्टूडेंट, राइट। सो जवाब, सवाल पूछा, जवाब मिला, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। जैसे ओके भाई, कहने यहाँ थैंक यू भी सिर्फ कहने पर मिलता है, वाह। और फिर तुम लोग कहते भरत सर डांटते बहुत है। अबे तुम लोग प्यार का कोई काम ही नहीं करते। और आंखें बंद करो सारे लोग अपनी, और आंखें बंद करके उन स्कूल के टीचर्स को देखो या कॉलेज में टीचर्स को देखो, जो लोग बहुत प्यार से बातें करते थे। मेरी जिंदगी में तो ऐसे ही हुआ, तो मुझे ऐसे ही लगता कि दोस्तों वो पढ़ाते कम थे, मटर गश्ती और मजे ज़्यादा देते थे, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद भी वही थे। लेकिन उनसे ज़िंदगी में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं मिला होगा कभी, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन दोस्तों जब मैं आंखें बंद करता हूँ और अपने स्कूल, अपने कॉलेज में टीचर्स को देखता हूँ, दोज हु वर वेरी स्ट्रिक्ट, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते, पढ़ाते, क्लास में आते, फिर चले जाते। दोस्तों क्या उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज भी इस खोपड़े में समाया हुआ है। सो शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एग्री विद मी। एग्री हो तो अच्छी बात हो, नहीं हो तो अपना क्या है, अर्थशास्त्र पढ़ानी है, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे ना। तो तो थैंक यू सो मच शुभम भाई। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें स्पेशल इनवाइटीज, तो आप लोग ये अपडेट कर लें। तो होम मिनिस्टर आपको पता है भैया, जल्दी बताओ कौन, हमारे अमित शाह जी। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर आप लोग देख लें, और आप लोगों को ये एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर्स रहेंगे, राइट। सर जी सर वो तो नहीं बोलते हम भी सर, यस ना गुरु, ठीक है भाई। सो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं स्पेशल इनवाइटीज। इसमें एक और पोस्ट है जिसका नाम है स्पेशल इनवाइटीज। तो दोस्तों स्पेशल इनवाइटीज, विशेष आमंत्रित सदस्य। आंटी ने नींबू पानी बना के दिया भाई, आई एम एंजॉइंग विद द क्लास।
ना। तो दोस्तों इन माई ऑफलाइन क्लास मैं आप लोगों को एक बात रिवील कर रहा हूँ। सो इन माई ऑफलाइन क्लास माई क्लास इज वेरी इंटरेक्टिव और वेरी ऑसम। ऑल स्टूडेंट जस्ट enjoyed every time, all the time. I also enjoy with the student लेकिन भाई जब मैं इस कैमरे के सामने आता तो मुस्कुराहट नहीं आती यार मेरे चेहरे पर। सो फॉर द लास्ट 5 years आई एम ट्राइंग टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कैसे स्माइल करके पढ़ाऊँ। तो ये पिछले 1.5-2 साल से मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो आई मैं जब भी कैमरे के सामने आता ना तो मेरा अजीब सा मुंह बन जाता है। सो देखो माया कुमारी कह रही है मेन क्लास विल बी स्टार्ट टुडे। माया जी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आधा घंटे पहले। सो पास है। तो दोस्तों क्या इसमें थोड़ी मदद करिए हमारी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए भाई, तो जो स्पेशल इनवाइटीज हैं, जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, अब मैं कोशिश करूंगा कि जब भी देखूं तो हंस दूं, मुस्कुरा दूं। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो जो स्पेशल इनवाइटीज हैं वो नितिन गडकरी साहब, प्रकाश जावड़ेकर जी, थावरचंद गहलोत जी, ये यहाँ के स्पेशल इनवाइटीज हैं नीति आयोग में। लेकिन जी सर मैं इससे पहले आपकी क्लास ले चुका हूँ। देखो अजीत कुमार को पता होगा कि हाउ इज माई क्लास इन द ऑफलाइन सेशन, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। सो आई ऑलवेज बिकम वेरी जॉली इन क्लास और द वे यू टीचिंग अल्टीमेटली सर जी। अरे यतेंद्र भाई, लेकिन थोड़ा बच्चों को लगता है कि मैं डांटता बहुत हूँ, है ना। ज़्यादा बातें नहीं करनी। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गए मेंबर्स नीति आयोग के हैं क्या। अब नीति आयोग को आखिर सरकार ने क्यों बनाया और नीति आयोग को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। सो देखते हैं जरा कि नीति आयोग का जो एम है, जो लक्ष्य है सरकार को बनाने का, वो है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो दोस्तों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब जिन्हें नहीं पता वो मैं बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है समपोषणीय विकास। समपोषणीय विकास का गोल मतलब तो जानते हैं, वो लक्ष्य, उद्देश्य। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, समपोषणीय विकास क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणीय विकास का मतलब है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है यूज ऑफ रिसोर्सेज in such a manner so that they must be kept preserved for the future generation। हम अपने संसाधनों को कुछ इस प्रकार से प्रिजर्व करें, इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाले समय में ये रिसोर्सेज बचे रहें। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे हम कहते हैं समपोषणीय विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है दोस्तों ये नहीं कि डेवलपमेंट 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 की होड़ में सारा नेचुरल रिसोर्सेस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब अपन खत्म कर दें। नो, बट क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर्स, क्योंकि जो संसाधन हैं वो बड़े सीमित हैं, दे आर लिमिटेड इन नेचर, वो बड़े लिमिटेड हैं। इसलिए दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो रिसोर्सेज जब लिमिटेड हैं, जब संसाधन सीमित हैं, तो इन रिसोर्सेज को हमें बहुत जुडिशियसली, बहुत अच्छी तरह प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये आने वाले समय में बचे रहें। इसे हम कहते हैं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नीति आयोग की स्थापना हुई, नीति आयोग को बनाया गया जिससे सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को प्राप्त कर पाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना चाहता हूं। दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन थी, जो योजना आयोग थी, जरा ध्यान से सुनना, जो प्लानिंग कमीशन थी, जो योजना आयोग थी, इसका काम था कि जो 5 ईयर प्लान्स बनाना। लेकिन जो 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाती थी उसका मॉडल था टॉप डाउन अप्रोच। ध्यान से सुनना और अच्छी तरह समझना दोस्तों, नीति आयोग का 5 ईयर प्लान बनाने का जो मॉडल था वो था टॉप डाउन अप्रोच। ना लेकिन टॉप डाउन अप्रोच, ओके। तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन का काम, प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी, उसका मॉडल था
टॉप डाउन अप्रोच मॉडल, लेकिन इसकी जगह जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो 5 ईयर प्लान बना रही है, इसका मॉडल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सहकारिता संघीय मॉडल। दोस्तों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या इसको मैं कहता हूं बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। जरा समझने की कोशिश करना और बढ़िया तरीके से ज्ञान प्राप्त करिए। दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, उसका मॉडल था टॉप डाउन अप्रोच, लेकिन जो नीति आयोग जो 5 ईयर प्लान बना रही है, इसका मॉडल है बॉटम अप अप्रोच। अब ये टॉप डाउन बॉटम अप, टॉप डाउन बॉटम अप, ये क्या था? तो सुनिए दोस्तों ध्यान से, जब प्लानिंग कमीशन थी, योजना आयोग, वहां पर होता यह था कि जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर होता था, और जो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान्स बना दिए, योजनाएं बना दी, उन योजनाओं को फॉलो करना, उन योजनाओं को सभी स्टेट्स करते थे फॉलो। तो इसे हम बोलते थे टॉप डाउन अप्रोच मॉडल। अर्थात जो योजना आयोग में योजनाएं बनती थी, वो टॉप डाउन अप्रोच मॉडल, ऊपर से नीचे के मॉडल पर आधारित थी, लेकिन वहीं पर नीति आयोग इज वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग सहकारिता संघीय मॉडल पर काम कर रही है। अर्थात क्या? तो ध्यान सुनिए, अर्थात ये कि जो नीति आयोग है वो क्या, सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज सब मिलकर कोऑपरेटिवली बना रही हैं प्लान, तो इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अर्थात आजकल जो प्लान्स हैं वो स्टार्ट होते हैं विलेज लेवल से, एवरीबॉडी विलेज लेवल से, फिर जाते हैं ब्लॉक, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड देन सेंटर। तो हम कहते हैं कि आजकल जो नीति आयोग है उसका प्लानिंग का मॉडल बॉटम अप अप्रोच है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है, रादर देन टॉप डाउन अप्रोच जो योजना आयोग का मॉडल था। इसे हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग में अंतर और बहुत बड़ा डिफरेंस, राइट। तो इसका काम है एनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। तो मैंने आपको समझा दिया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारिता संघीय तभी पॉसिबल है जब स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज का भी केंद्र के साथ सहयोग हो और एक साथ मिलकर जब ये प्लान बनाएं। तो ये बहुत बढ़िया डिफरेंस देखने को मिला प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग में। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बहुत बढ़िया बात बता दूं, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन थी वो 5 ईयर प्लान्स पर काम करती थी, और अभी तक हमारे हिंदुस्तान का जो प्लानिंग मॉडल था वो 5 ईयर प्लान्स मॉडल था, जो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया, रशिया से अडॉप्ट किया। लेकिन दोस्तों अब जो नीति आयोग बन गई है, इसने 2017 में जो 12वां 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, 2017 के बाद से इसने हमारे हिंदुस्तान में जो 5 ईयर प्लानिंग मॉडल था इसको खत्म कर दिया, इसको बंद कर दिया। एंड नाउ नीति आयोग प्रिपेयर्ड 15 ईयर रोड मैप और 15 ईयर रोड मैप फॉर प्लानिंग इन आवर कंट्री। तो जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो 5 ईयर्स की जगह अब वो 15 ईयर्स प्लान हिंदुस्तान में हो गए हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने को मिला कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्लानिंग का मॉडल था वो 5 ईयर प्लान्स था, लेकिन 5 ईयर प्लान्स की जगह अब हमारे हिंदुस्तान में 15 ईयर प्लान्स बनाने लगी है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो 15 साल के प्लान में एक 7 ईयर्स का विजन स्ट्रेटजी है, विजन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। एंड दोस्तों रिप्लेस्ड बाय 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, ये तो बता दिया। इसके अंदर क्या है, पहले एक 7 साल के लिए प्लान बनाया गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूरा 15 साल का प्लान है। और इस 7 साल में ही बता दूं, पहले सरकार 3 साल का प्लान बनाएगी, फिर आगे के 4 साल देखेगी, और फिर उसके बाद सरकार 15 साल को आगे फोकस करेगी। तो 2017 से लेकर 2032 तक, 2017 से 2032 तक सरकार ने एक 15 ईयर प्लान बनाया है, जिसमें छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड किया कि अभी शुरू के 3 साल देखेंगे, फिर नेक्स्ट 4 साल देखेंगे। तो इस 7 साल का टोटल नाम दिया स्ट्रेटजी, विजन एंड एक्शन प्लान। तो ऐसे हमने कहा नीति आयोग का नया प्लानिंग मॉडल, राइट। चलिए अब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात डिस्कस होने जा रही है। नाउ द टॉपिक इज
5-year plans in इंडिया। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो आपको डेफिनेटली 5-year प्लान से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। अगर आप 5-year प्लान्स नहीं सीख पाए और आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में नहीं पता तो समझना बेटा कि तुमने गद्दारी करी है और तैयारी अच्छे से नहीं करी है। इसलिए दोस्तों ये जो चैप्टर है प्लानिंग सिस्टम, ये एक बहुत डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आई एम टीचिंग दिस चैप्टर इन दिस मैनर, राइट। सो ये क्या है, हमारे नए नए तरीके हैं पढ़ाने के, नए नए मॉडल्स हैं, नए नए मेथड्स हैं। अभी क्या वही ट्रेडिशनल अप्रोच, बोर्ड उठाया, मार्कर लिया, लिख दिया। अभी क्या आने वाले समय में मैं और अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करूंगा क्योंकि समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। पहले बच्चों को बैठ के पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अब देखो कैमरे को देख के पढ़ा रहे, तो थोड़े नए नए तरीके होने चाहिए। अभी मैं थोड़े से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना रहा हूँ। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है तो आई विल डिस्कस दैट चैप्टर मे बी ऑन यूट्यूब, और देखते हैं जहां मौका मिलेगा तो अपने पूरे इकोनॉमी को इस तरीके से पीपीटी के जरिए, वर्डप्रेस पर कॉन्सेप्ट, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ और बढ़िया तरीके से थोड़ा डिस्कशन और थोड़ा एलैबोरेट करने का भी मेरे पास टाइम हो, राइट ना। देखिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे 5-year प्लान्स की, हमारे हिंदुस्तान में पंचवर्षीय योजनाओं की। तो जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, 5-year प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो 5-year प्लान्स हैं, उनका काम क्या है वो देखिए। काम वाम छोड़ो, क्या दिमाग क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के 5-year प्लान से सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो 5-year प्लान से आता है और आप लोगों को पता होना चाहिए वो टाइम पीरियड, समय अवधि। आप लोगों को हर एक 5-year प्लान का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, समय अवधि पता होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 6th 5-year प्लान कब से कब तक रहा, टिक मार दो, 1980 से 85। क्वेश्चन में आएगा 2002 से 2007 तक कौन सा 5-year प्लान था, तो टिक मार दो दोस्तों, 11वां 5-year प्लान, राइट, सॉरी 10वां 5-year प्लान। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जितने भी 5-year प्लान्स पूछे जाएं तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, मैं पॉसिबिलिटी बताऊं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको बाय हार्ट बिल्कुल रटना है, याद करना है, क्या सभी 5-year प्लान्स के क्या आप लोगों को टाइम पीरियड, बाकी क्या क्या बातें याद रखनी है। तो हर एक 5-year प्लान में एक होता है TGR, अभी समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। TGR का मतलब है टारगेटेड ग्रोथ रेट, एक होता है AGR का मतलब है एक्चुअल या अचीव्ड ग्रोथ रेट। TGR का मतलब है टारगेट ग्रोथ रेट, लक्ष्य वृद्धि दर। जब 5-year प्लान स्टार्ट होता है तो हमारे देश की सरकार एक टारगेट बनाती है, एक लक्ष्य बनाती है कि कम से कम आने वाले समय में इतना हमें ग्रोथ रेट, मतलब इतनी GDP अचीव करनी है। और दोस्तों जब 5-year प्लान्स खत्म हो जाते हैं तो खत्म होने के बाद सरकार देखती है कि भैया देखो टारगेट तो इतना था, अचीव इतना हुआ, सो दिस इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, प्राप्त वृद्धि दर। आंटी अभी तो मैंने वो पिया इतना, थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड TGR और AGR। तो हर एक 5-year प्लान का आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए टाइम पीरियड। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड टॉक। तो सबसे पहले आप लोगों को हर एक 5-year प्लान का टाइम पीरियड याद करना है। जब आप टाइम पीरियड याद कर लेंगे तो दूसरा आपको हर एक 5-year प्लान का TGR एंड AGR, टारगेटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है अभी और आगे बताएंगे, ये याद करना है। हर एक 5-year प्लान में कोई ना कोई होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ना कुछ होते हैं उद्देश्य। तो आपको हर एक 5-year प्लान में उद्देश्य याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं।
हर एक 5 ईयर प्लान के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था, ये 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, राइट। ये 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, राइट। आगे देखिए दोस्तों, जैसे पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दूसरे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरे में बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को हर एक 5 ईयर प्लान के बारे में पता होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस चीजें हैं वो भी पता होनी चाहिए। अब मिसलेनियस में क्या क्या आता है वो अभी हम इस 5 ईयर प्लान्स के डिस्कशन में बातें करेंगे। मिसलेनियस में क्या, जैसे देखा जाए तो पहला 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसलिए हीराकुंड डैम बनाया गया उड़ीसा में। तो क्वेश्चन आएगा कि हीराकुंड डैम किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, तो टिक मार दो दोस्तों, पहले 5 ईयर प्लान में, बता दीजिए क्लास में। दोस्तों इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे चलते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाए गए, तो टिक मार दो दूसरे 5 ईयर प्लान में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को मिसलेनियस चीजें वो पता होनी चाहिए कि किस पंचवर्षीय योजना में है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई। तो ये सारी बातें अभी इन 5 ईयर प्लान्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और पंचवर्षीय योजनाओं में देखेंगे। तो दोस्तों अगली जो आधा पौन घंटे कम से कम आज की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 11:30 तक चलनी चाहिए, 11:15 तक, जिससे आपका आज 5 ईयर प्लान और प्लानिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसके जो बैच 2 का जो वीडियो होगा प्लानिंग सिस्टम का, वो एक उस दिन 9:30 बजे और एक आज के 9:30 बजे मिलेगा। बीच में एक इन्फ्लेशन आ गया, लेकिन अब बाकी के इन्फ्लेशन चलेगा। और चलते हैं दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको, चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो पहला 5 ईयर प्लान था वो सबसे पहली बात 1951 से 1956 तक था। तो ये हमारे हिंदुस्तान के पहले 5 ईयर प्लान का कार्यकाल है 1951 से 1956। अगर हम पहले 5 ईयर प्लान को देखें तो इट वाज बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल। इसका दोस्तों जो मॉडल था वो हैरड डोमर मॉडल था और ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर हम इस 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो दोस्तों जो हैरड डोमर थे ये बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने स्ट्रक्चर दिया कि कैसे 5 ईयर प्लान होना चाहिए। तो इन्होंने एग्रीकल्चरल बेस्ड डेवलपमेंट की बात की। तो हमने बोला कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर हम इस 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास, इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। अगर हम देखें दोस्तों कि इस 5 ईयर प्लान में जो TGR AGR में कर रहा था, तो इस 5 ईयर प्लान में TGR था 2.1% देख पा रहे हैं, और जो AGR था वो था 3.6%। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम में टारगेटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ कितनी थी ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा या कौन सा 5 ईयर प्लान अनसक्सेसफुल रहा, कौन सा सफल रहा कौन सा असफल रहा। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इस 5 ईयर प्लान में जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो था 2.1%, लेकिन जो एक्चुअली अचीव्ड ग्रोथ रेट मिला वो 3.6%। इसका मतलब ये प्लान 100% सक्सेसफुल रहा और 100% पास रहा। तो ऐसे हमने बोला TGR एंड AGR। अब दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं तो सरकार ने इस 5 ईयर प्लान में टारगेट बनाया था कि कम से कम हम अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसे 18% इंक्रीज कराएंगे। और दोस्तों जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है वो 11% बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने नेशनल इनकम को कितने प्रतिशत इंक्रीज करने की बात की, तो आंसर था 18%। और पर कैपिटा इनकम सरकार ने कहा कि जो प्रति व्यक्ति आय है आने वाले 5 साल में इसे हम 11% तक बढ़ा देंगे। ऐसा सरकार ने टारगेट बनाया, ऐसा सरकार ने गोल बनाया। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं इस 5 ईयर प्लान्स के। अगर हम देखें दोस्तों, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम इसी पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश हुए। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल डैम और या ये कि भाखड़ा नंगल जो पंजाब में है दोस्तों, आपको पता होगा, या दोस्तों ये क्या बोलते हैं, हीराकुंड डैम उड़ीसा। तो ये डैम किस पंचवर्षीय योजना में आए।
सो ओमकार पांडे कह रहे हैं सर दिस लाइव क्लास रनिंग ऑन 29 जून आई हैव कम हेयर आफ्टर अ मंथ बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस। ओके, तो ओमकार जी अब आपकी बीमारी कैसी है ये बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि रनिंग ऑन 29 जून, तो आज 29 जून है क्या? आज 29 जून ही तो है। यस ओमकार, बिल्कुल 100% 29 जून की 9:30 बजे की क्लास चल रही है ना। तो दोस्तों ये एग्जाम के कुछ ये 5 ईयर पहले 5 ईयर प्लान के कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा आपको याद रखने हैं कि भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो पहले 5 ईयर प्लान में। इसके अलावा आपको बताएं इस 5 ईयर प्लान का एक और सरकार ने काम किया। इस 5 ईयर प्लान में सरकार ने कहा टू स्टेबल द प्राइस लेवल, मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति दर है उसको स्टेबल रखेंगे, उसको समान रखेंगे, मतलब उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, जो महंगाई दर है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, ऐसा सरकार ने पहले पंचवर्षीय योजना में कहा। तो ये रहा हमारे देश का पहला 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना। अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान में जो दूसरा 5 ईयर प्लान है वो 1956 से 1961 तक रहा। 1956 से 1961 तक इंडिया का दूसरा 5 ईयर प्लान हमने देखा, राइट। जिस तरीके से पहले 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, लेकिन इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रियल में भी बता दें आपको हैवी इंडस्ट्रीज, तो इसमें हैवी इंडस्ट्रीज की सेटअप की बात की गई कि हम अपने हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। जैसे कि पहला 5 ईयर प्लान हेरत डोमर मॉडल पर आधारित था, सिमिलरली दिस 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस साहब भारत में एक बहुत बड़े स्टैटिशियन रहे हैं। तो दोस्तों हीराकुंड डैम कब बना, तो भैया पता चल जाएगा, आप देखिए पहले ये सुनिए कि दोस्तों पहले 5 ईयर प्लान में तो दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल, तो जो पहला 5 ईयर प्लान था, तो पहला 5 ईयर प्लान हमारे हिंदुस्तान में सेटअप हुआ इन कब दोस्तों सेटअप हुआ इन पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक जो 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल हेरल्ड डोमर मॉडल था। इसी तरीके से दूसरा 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक है, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल है, इसे बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जैसे मैंने यहाँ लिखा एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। दोस्तों इस 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था वो था हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना और इंक्रीज आयरन एंड स्टील, जो लौह एवं इस्पात है, इसके उत्पादन में वृद्धि करना, इसके उत्पादन को बढ़ाना, राइट। इसके अलावा इस 5 ईयर प्लान में कहा कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उसको 5% पर एनम की दर से बढ़ाना, मतलब प्रति वर्ष 5% इसको इंक्रीज करना, इसके नेशनल इनकम को देश में बढ़ाना। तो ये हमारे दूसरे 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था। ऐसे पहले 5 ईयर प्लान में हमने कहा 18% नेशनल इनकम और 21% हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ाना। दिस इज कॉल्ड क्या कह रहे हैं ओमकार जी, नाउ दिस न्यू ऐप इज सो गुड and so adorable, the reason for being because the features of quality of the app, now I want to join maths batch, thank you so much। and दोस्तों चलिए 9 बातें आगे। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में अगर हम दूसरे 5 ईयर प्लान में देखें तो 5 ईयर प्लान में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हिंदी में जो लिख रहे हैं वो साथ साथ लिखें, रोजगार अवसर को बढ़ाने की भी बात की है। तो एक्सपेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार अवसर को बढ़ाना। जिस तरीके से पहले 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था वो था दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में पहले 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था, ओके ना। तो जो पहले 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था हमारे हिंदुस्तान में वो ये था, सॉरी टीजीआर वो था 3.1 और अचीव 2.1 अचीव किया 3.6। इसी तरीके से इस 5 ईयर प्लान में जो टीजीआर था वो था दोस्तों 4.5%, लेकिन हमने अचीव किया 4.1%। इसका मतलब टारगेट था इतना, अचीव हुआ इतना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये फेल हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ठीक ठाक
मतलब ऑन एन एवरेज सही रहा। तो ऐसे हमने कहा इंडिया का दूसरा 5 ईयर प्लान का टीजीआर और एजीआर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया, भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया। तो एक एग्जाम में देखिए और एडवांस क्वेश्चन आया, तो वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बढ़िया से नोट्स में लिख रखा है। क्या देखिए, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट था वो ये यूके के कॉन्सेप्ट का मॉडल था और ये यूके की सहायता से हिंदुस्तान में लगा। और जो भिलाई का स्टील प्लांट था ये यूएसएसआर के मॉडल पर और यूएसएसआर की सहायता से इंडिया में सेटअप हुआ। और जो राउरकेला स्टील प्लांट था ये वेस्ट जर्मनी के मॉडल पर आधारित था और वेस्ट जर्मनी की सहायता से इंडिया में लगा। तो हमारे इंडिया में 3 बड़े बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट बनाए गए, एक तो ये दुर्गापुर का, एक भिलाई और एक राउरकेला का। सो दुर्गापुर का स्टील प्लांट यूके से रिलेटेड है, भिलाई का स्टील प्लांट यूएसएसआर से रिलेटेड है एंड राउरकेला का स्टील प्लांट वेस्टर्न जर्मनी से रिलेटेड है। सो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में ये फॉरेन हेल्प, विदेशी सहायता मिली इन तीन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बनाने की। तो दोस्तों ये दिमाग में आप लोग इंस्टॉल कर लें और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार ने एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस किया कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 7% से 11%। जो निवेश दर है, जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 7% से 11% बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, जस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हम आगे चलें तो आगे देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। हमारे हिंदुस्तान में जो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56, दूसरा 5 ईयर प्लान 56 से 61 एंड तीसरा 5 ईयर प्लान 61 से 66। तो 1961 से 1966 ये तीसरा 5 ईयर प्लान हमारे हिंदुस्तान में आया। लेकिन दोस्तों इसका जैसे कि पहले 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास करना। दूसरे 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास करना। तीसरे 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोनों कृषि एवं औद्योगिक विकास करना। तो ये दोस्तों ये इसका उद्देश्य था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। दोस्तों जो इंडस्ट्रीज में भी इसमें हैवी इंडस्ट्रीज की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रीज, आधारभूत जो उद्योग हैं उनकी बातें की गई। अगर हम थोड़ा और आगे चलें, थोड़ा और आगे चलकर चीजों को जरा ध्यान से देखें तो इसमें सरकार ने कहा कि टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। इसमें कहा कि हम अपनी जो राष्ट्रीय आय है इसको 30% बढ़ाएंगे और प्रति व्यक्ति आय 17%। जो पहले 5 ईयर प्लान में ये था 18% और ये था 21%। लेकिन इसमें सरकार की उम्मीदें और बढ़ गई और सरकार ने कहा आने वाले 5 सालों में जो राष्ट्रीय आय है उसे 30% और जो प्रति व्यक्ति आय है उसे 17% बढ़ाना है। बोलो क्लियर है? आगे हम चलें तो हम आपको बताएं बहुत बढ़िया सी बात, आप जरा गौर से 1961, 1966 के टाइम पीरियड को एनालिसिस करिए। 1961 से 1966 दोस्तों ये वो समय है भारतीय इकोनॉमी का जहां पर 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में इंडिया और पाक का युद्ध हुआ और 1966 में भारत में सीवियर ड्रॉट, भयंकर सूखा देखा गया। दोस्तों एक पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में इंडो चाइना वॉर, 65 में इंडो पाक वॉर, 66 में सीवियर ड्रॉट। दोस्तों एक 5 ईयर प्लान में अगर इतने सारे हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे युद्ध हुए, दो देशों से युद्ध हो गए और दो देशों से युद्ध होने के बाद सीवियर ड्रॉट, भयंकर सूखा भारत में देखा गया। तो जब इतनी समस्याएं आई तो 1966 में सरकार ने कह दिया कि भैया अब हम पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाएंगे, अब हमारे बस की नहीं है 5 ईयर प्लान बनाना। और दोस्तों 1966 में सरकार ने 5 ईयर प्लान बनाने बंद कर दिए।
आगे हम देखते हैं तो इसमें जो टीजीआर टारगेटेड ग्रोथ रेट था दोस्तों बहुत ज्यादा था 5.6%, लेकिन हमने अचीव किया मात्र 2.8%। जो टीजीआर था वो था 5.6%, अचीव हुआ 2.8%। कारण दोस्तों दो देशों से युद्ध और भयंकर सूखा ग्रस्त हो जाना। इस वजह से सरकार ने कहा 1966 में कि भैया अब हमें कोई प्लान नहीं बनाने, अभी योजना बनाने की स्थिति में नहीं है। तो इसके बाद सरकार ने 1969 तक 1969 तक 3 एनुअल प्लान्स बनाए, 3 एक साल की योजनाएं बनाई, जिसे हमने वार्षिक योजनाएं, जिसे हमने एनुअल प्लान कहा। अब आगे हम चलें तो हमने देखा कि ये प्लान कंप्लीटली फेल हो गया, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को साफ दिख गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान फेल हुआ या कौन सा 5 ईयर प्लान पास रहा सक्सेसफुली। तो आप लोग इसका जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। दोस्तों आगे चलें तो आगे हमने देखा और हमने आपको अभी भी बताया कि 1966 से लेकर 1969 के बीच देखा जाए तो भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। 1966 से 1969 तक भारत में 3 एनुअल प्लान्स बनाए, 3 वार्षिक योजनाएं बनाई, जो 1966 से शुरू हुई और 1969 तक, मतलब 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 अलग अलग एनुअल प्लान्स, 3 अलग अलग वार्षिक योजनाएं भारत में बनाई गई ना। दोस्तों इस चूंकि सरकार ने 1966 से 1969 तक कोई भी प्लान नहीं बनाया, तो 1969 के बाद सरकार ने चौथा 5 ईयर प्लान बनाया 1974 तक। जब चौथा 5 ईयर प्लान 1974 तक बनाया, 1969 में बनाया, तो लोगों ने कहा भैया 3 साल क्या कर रहे थे। तो सरकार ने कहा कि प्लान हॉलीडे। तो दोस्तों ये 3 साल, इन 3 एनुअल प्लान्स का नाम दिया गया प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश, राइट। और बता दें 1966 ही वो समय है जब भारत में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। डिवैल्यूएशन क्या होता, क्यों किया जाता है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट बन चुके हो और बहुत अर्थशास्त्र आप लोगों को आने लगी है, तो उम्मीद है आपको पता होगा कि डिवैल्यूएशन करते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए, और दोस्तों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात विस्थापन, मतलब वो चीजें इंडिया में प्रोड्यूस करें और बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। दोस्तों इस ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य था इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। ये आप समझी गए कि डिवैल्यूएशन 1966 में भारत में किया गया, एक बार 1949 में किया गया और 1991 में 2 बार किया गया। ये मैंने डिवैल्यूएशन की क्लास में आपको बताया था ना। दोस्तों इन 1966 अगर हम देखें तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आया। अब दोस्तों अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात करें तो जरा ध्यान से सुनिए। हरित क्रांति की अगर हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार ने कहा कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। और अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बात करें, वो भी सरकार ने कहा जो वीट, गेहूं, ये मेन क्रॉप, एडिशनल क्रॉप सरकार ने कहा राइस, गेहूं और चावल के फसलों को बढ़ाएंगे। इसे हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार ने कहा बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अधिक उपजाऊ शक्ति वाले बीजों को प्रयोग करेंगे, जैसे हमने शॉर्ट में कहते हैं HYV सीड्स। अधिक उपजाऊ शक्ति वाले बीजों का प्रयोग करेंगे और अपने देश में वीट और राइस का उत्पादन बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमने देखा तो 1966 में भारत में देखा गया जब सीवियर ड्रॉट आया तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। विक्रम भाई तुम बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो और तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं।
विक्रम कह रहा है, आपको बताते हैं चैट चूंकि प्राइवेट है, कि सर कोई स्टाफ या मैनेजर कॉल पिक नहीं कर रहे हैं काफी दिनों से। तो विक्रम जी, अगर आप शायद 6559 वाले नंबर पे कर रहे हो इसलिए हो रहा होगा, मे बी, मुझे पता नहीं, लेकिन आप 1441 के नंबर पे देखिए, करिए कॉल। और दोस्तों आप उसमें जाइए, क्या बोलते हैं, वेबसाइट पे जाइए, 2 नए नंबर हमने लगवा दिए हैं और अभी हमारे पास कम से कम 7-8 लोगों की टीम है जो कॉलिंग संभाल रही है और 100% कॉल उठाया जाएगा या कॉल बैक किया जाएगा आपको, राइट। और अभी जो हमारी कमियां थी उन पर हम काम कर रहे हैं और वर्कआउट हो रहा है। और आपको क्या काम है इससे आप कॉल कर रहे हैं, ये बताइए विक्रम जी, व्हाट यू वांट। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉल आपने किया और कॉल उठाया नहीं गया आपका ना। तो दोस्तों इसे हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे हमने कहा हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में सरकार ने कहा कि हम गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाएंगे बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। दोस्तों रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, कॉमा केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। तो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे और अपने देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ऐसे हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। इसके अलावा अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में इसके जो फादर हैं, वो आप लोगों को पता होगा, एमएस स्वामीनाथन। दोस्तों एमएस स्वामीनाथन साहब भारत के और इंडिया में इसके फादर माने जाते हैं। तो ऐसे हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को इंडिया में बाद में एवरग्रीन रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया, जिसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कहते हैं। तो ये हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आपको बताएं ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भारत में अन्य रेवोल्यूशंस भी आए हैं, अदर रेवोल्यूशंस भी रहे हैं। अन्य रेवोल्यूशंस में अगर हम देखें, एक ब्लैक रेवोल्यूशन रहा। तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, वो कोल एंड पेट्रोलियम से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित रहा, पेट्रोलियम से संबंधित, इसे हमने बोला ब्लैक रेवोल्यूशन। हमने देखा कि भारत में एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन रहा, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन वॉज रिलेटेड विद द जूट प्रोडक्शन, राइट, जूट प्रोडक्शन। अगर हमने देखा कि एक और भारत में रेवोल्यूशन रहा जिसे नाम दिया गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन क्रांति। तो गोल्डन रेवोल्यूशन वॉज रिलेटेड विद द हनी, शहद उत्पादन, एंड हॉर्टिकल्चर, बागवानी। तो इसको हमने बोला भारत में गोल्डन रेवोल्यूशन। इसके अलावा एक और रहा जिसे हमने कहा सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। दोस्तों सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद द कॉटन प्रोडक्शन, राइट। और फिर हमने देखा एक और रेवोल्यूशन रहा जिसे हमने कहा सिल्वर रेवोल्यूशन। दोस्तों ये सिल्वर रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद एग, अंडा एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इसे हमने बोला सिल्वर रेवोल्यूशन। आगे हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। तो ब्लू रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद फिश प्रोडक्शन, मछली का उत्पादन, राइट। हमने देखा व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और ऑपरेशन फ्लड का मतलब है मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, राइट, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे हमने समय पर, जैसे रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति। रेड रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद द टोमेटो, टमाटर लाल होता है भैया, कॉमा मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन, मीट MEAT या जो भी, मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन। हमने देखा दोस्तों रेड रेवोल्यूशन के अलावा पिंक रेवोल्यूशन। दोस्तों रेड रेवोल्यूशन और पिंक रेवोल्यूशन का मतलब है अनियन प्रोडक्शन, अनियन। इसके अलावा इसका मतलब था पिंक प्रोडक्शन का मतलब दोस्तों पिंक रेवोल्यूशन का मतलब था प्रॉन फिश प्रोडक्शन,
प्रॉन फिश, झींगा मछली। इसके अलावा इसका मतलब था प्रॉन फिश प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल दवाइयां, फार्मास्यूटिकल, राइट। और अनियन नहीं था शायद, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, प्लीज चेक इट आउट। नाउ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन वाज द ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे, भूरी क्रांति वाज रिलेटेड विद द फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक, राइट। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रेवोल्यूशन समय समय पर आए हिंदुस्तान में, जैसे येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, तिलहन उत्पादन, राइट। और रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का समग्र विकास, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति। और भी रेवोल्यूशंस आए भारत में, जैसे सारे कलर हो गए आई थिंक, सो दीज ऑल आर द कलर। हाँ, अमृत रेवोल्यूशन, अमृत रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद द ज्वाइनिंग रिवर्स, राइट। So these all the colors have happened in our country. So these were the different revolutions in our country. आपको ये सब पता होने चाहिए, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों जल्दी से बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई, थोड़ा सा मोटिवेट करो भाई, राइट। सो हाँ, तो ये इट वाज रिलेटेड विद द अनियन एंड प्रॉन फिश है दोस्तों। यहाँ पर पिंक रेवोल्यूशन में अनियन प्रोडक्शन वाज देयर, तभी दिमाग से निकला, वरना अभी दिमाग इतना खाली नहीं हुआ, अभी इस दिमाग में बहुत सारी चीजें आनी हैं। कैसे आएगा भैया वापस, ऐसे और ऐसे। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं ना। दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं कि 3 एनुअल रिवॉल्यूशन, हाँ 3 एनुअल प्लान्स के बाद ये 3 रेवोल्यूशन जब, हाँ तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हरित क्रांति की हमने बात कर ली। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर वर्गीस कुरियन, थैंक यू सो मच अजीत जी और निशांत कुमार। बस इन 2 ही लोगों को अच्छा लग रहा, बाकी किसी को नहीं भाई। या कहाँ हो भाई तुम लोग, इतना भी नहीं डांटूंगा, अगर तुम अच्छा कहोगे तो यहाँ पर डांटने लगूंगा। कम ऑन, सो हाँ यस श्योर। चलिए दोस्तों, क्यों देखते हैं जो 4th 5 ईयर प्लान है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये 1969 से 1974 तक रही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना, उसे हम गार्डिगल स्ट्रेटेजी भी कहते हैं और गार्डिगल योजना भी कहते हैं। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड गार्डिगल योजना, गार्डिगल साहब के प्लान पर आधारित थी, राइट। इसका उद्देश्य था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, समानता के साथ विकास करना। और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी कि जो समानता के साथ विकास करना, इसका मतलब है, थैंक यू सो मच यतेंद्र, अजित। दोस्तों 2 अजीत हैं, एक AJIT एक AJEET, तो दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। यतेंद्र सिंह बहुत बहुत थैंक यू। एंजॉय द क्लास, एंजॉय द लर्निंग, राइट। देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि हमारे हिंदुस्तान में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, समानता के साथ विकास, मतलब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हो सके, राइट। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की बातें अभी नहीं हुई इसमें, लेकिन स्टेबिलिटी के फैक्टर में वो, चलो अभी मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता। तो समानता के साथ विकास करना, एंड इस पंचवर्षीय योजना में सेल्फ रिलायंस की बात हुई है। दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए, UPSC 2019 में भी ये सवाल पूछा गया। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हर एक 5 ईयर प्लान बेहतरीन तरीके से पता होने चाहिए, चाहे हम सिविल सर्विसेज या स्टेट PCS या हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में देखें, चाहे रेलवे से शुरू कर दें, ग्रुप D से शुरू कर दें, वहां से लेकर ऊपर तक हर एक एग्जाम में ये 5 ईयर प्लान पूछे जाते हैं। और मैं आपको 5 ईयर प्लान बहुत बढ़िया से पढ़ाना चाहता, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया इस 5 ईयर प्लान को पढ़ाने का। तो दोस्तों देखिए कि यहां पर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की बात की गई। भाई सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ, मतलब वॉट एवर वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, रादर देन इम्पोर्टिंग दैट कमोडिटीज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, व्हाई नॉट वी शुड प्रोड्यूस द कमोडिटी इन आवर ओन कंट्री।
क्यों दोस्तों हम अपनी वस्तुओं को विदेशों से आयात करें, उन वस्तुओं को अपने देश में ही प्रोड्यूस करें और इंडिया एक सेल्फ डिपेंडेंट स्वयं आधारित अर्थव्यवस्था बन सके। ये हमारे हिंदुस्तान में इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों याद रखना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस, ये दो उद्देश्य थे मेजर चौथी पंचवर्षीय योजना के। अब हमने देखा इसके आगे टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड वीकर सेक्शन। दोस्तों यहां पर सरकार ने जो कमजोर वर्ग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड, जो दबे हुए लोग हैं, मतलब जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं, इनको प्रमोट करना और इनकी कंडीशन को इंप्रूव करना भी इसी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने, और गार्डगिल योजना की मैं बात की गई थी। इसके अलावा अगर हम इसमें टीजीआर देखें, टारगेटेड ग्रोथ रेट देखें, तो वो 5.7% था, लेकिन अचीव्ड ग्रोथ रेट देखा जाए तो मात्र 3.3% था। क्यों? क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो आप भी देखें। ये प्लान 1969 से 74 तक रहा, तो दोस्तों इसी के बीच में ही 1971 एक बार फिर से 1971 नहीं 1972 1972 एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। इंडिया और पाकिस्तान, मुझे समझ में नहीं आया दयानंद जी क्या पूछ रहे हैं आप। इंडिया और पाकिस्तान, अशोक रुद्रा, यस। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1972 इसी 5 ईयर प्लान के बीच में। देखिए 1974 तक था, इसलिए ये प्लान भी चौपट हो गया और ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। इसीलिए टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.7 था, लेकिन अचीव हमने सिर्फ 3.3% किया। और तो और दोस्तों इसी 1972 के पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ। आज भी बांग्लादेश में कुछ ऐसे हिंदूज हैं जिन्हें बहुत सताती है, बहुत सताते हैं वहां के लोग। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ दिस प्लान, राइट। और ये प्लान क्यों फेल हुआ? देखिए दोस्तों, ये प्लान सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि इस समय हमने देखा कि पूरा का पूरा एडवर्स क्लाइमेट भी रहा। दोस्तों देखिए लिखा, फेल्ड ड्यू टू ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, तो बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत में और इंडिया में हमारे देश में आए। सो बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत में हमारे देश में आने शुरू हुए, और इसे हमने कहा कि इस वजह से हमारे हिंदुस्तान में ये 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं रह पाया और ये 5 ईयर प्लान फेल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ दिस प्लान। तो ये प्लान फेल हुआ, बहुत सारे रिफ्यूजीज बांग्लादेश से भारत में आए और इस समय एडवर्स क्लाइमेट, विपरीत मौसम भी देखा गया। तो ऐसे हमने कहा कि इंडिया का पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना भी फेल रही। और दोस्तों मैंने आपको मनी इन बैंकिंग पढ़ाया, तो मैंने आपको बैंक नेशनलाइजेशन की बात की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की। तो हमारे हिंदुस्तान में जो 14 नेशनलाइज बैंक हैं, 1969 में 14 नेशनलाइज बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और वो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन चौथे 5 ईयर प्लान में ही हुआ। ये तो आप जानते ही हैं। 14 बैंक्स कब? 1969 19 जुलाई 19 जुलाई। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस 5 ईयर प्लान, किस 5 ईयर प्लान, जैसे कि याद करिए अभी मैंने बताया कि 1969 से 1974, तो इसी ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ। देखिए 69 मतलब अप्रैल और ये मतलब मार्च, तो इसलिए हमने कहा कि जो 19 नेशनलाइज बैंक्स हैं वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई, राष्ट्रीयकृत की गई। बेटा ये सब जितनी भी बातें कर रही, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, राइट। सो तो 19 नहीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या मैंने 19 बोला क्या? तो 19 बोला तो दिमाग कहीं और होगा, इसलिए बोल दिया, वेरी सॉरी दयानंद जी। सो इट वाज 14 ओनली, और ये तो मैंने ही आपको पढ़ाया। Those who were having the capital reserve of 50 करोड़ एंड above, जिनके पास 50 करोड़ या उससे ज्यादा के कैपिटल रिजर्व्स थे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 5th 5 ईयर प्लान जो रहा, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो रही, वो 1974 से 1979 तक रही।
लेकिन उसके बीच में क्या हुआ अभी आप लोगों को बताएंगे, मौज लेते रहो भाई। देखिए दोस्तों, 1974 से 1979 भारत में हमने देखा पांचवी पंचवर्षीय योजना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, इसको जरा ध्यान से सुनना, राइट। और इसका जो फाइनल ड्राफ्ट था, और ये जो फाइनली इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड किया दोस्तों डीपी धार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का फाइनल ड्राफ्ट किसने बनाया, तो डीपी धार साहब ने बनाया। और इसके अलावा जो प्लान प्रिपेयर्ड बाय सी सुब्रमण्यम, प्लान तैयार किया सी सुब्रमण्यम, लेकिन डीपी या डीडी धार, आई थिंक ही वाज डीडी धार या डीपी धार, सो लेट मी चेक और प्लीज चेक इट। सो अभी दिमाग में तुरंत क्लिक कर रहा है डीडी धार या डीपी धार, देख लेना, मुझे पता नहीं अच्छे से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं ना। इसी 5 ईयर प्लान में दोस्तों रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की गई, गरीबी हटाओ का नारा आया, ये दिमाग में इंस्टॉल कर लो, और इसको मैं 5 स्टार पॉइंट दे रहा हूं। ये 100% एक नहीं 50 से ज्यादा बार मैंने देखा कि ये एग्जाम का क्वेश्चन था। ये एग्जाम का क्वेश्चन था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ की बात की गई। अगर हम इसी पंचवर्षीय योजना में देखें तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स NPMN इसी 5 ईयर प्लान में आया। सो दोस्तों गरीबी हटाओ मेन उद्देश्य था, यस दयानंद। और आप लोगों को बताऊं इसी 5 ईयर प्लान में नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स, जहां पर हमारे देश की सरकार ने रोटी कपड़ा मकान की बात की, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रेस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाला भी यही 5 ईयर प्लान है दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा कि निर्यात को बढ़ाएंगे और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, जो डिवैल्यूएशन किया गया 1969, उसका इम्पैक्ट, और उसको हमने यहां पर थोड़ा सा प्रमोट किया। अगर हम 1975 में देखें 1975, चूंकि 1974 से 1979 तक था, तो 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया। 20 पॉइंट प्रोग्राम था ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो उसमें बहुत सारी सैनिटेशन ब्ला 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 बहुत सारी बातें हुई, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग, पेएबल वाटर। दोस्तों 20 ईयर प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया इन 1975। इसके अलावा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977-78 इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया। तो दोस्तों जितनी भी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये चैप्टर बहुत डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, इसलिए आप लोग एक एक बातों को गांठ बांध लो और बढ़िया से नोट्स बनाकर दिमाग में इंस्टॉल करते जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स किस पंचवर्षीय योजना में आया, टिक मार दो। 5वीं 20 पॉइंट प्रोग्राम कब आया, टिक मार दो। 5 ईयर प्लान, राइट। और जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। और आगे चले तो आरबीआई गॉट न्यू फंक्शन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, प्राइस बेस्ड पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बता दें कि आज जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, ये इसी 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुई 74 से 79 के बीच। इससे पहले आरबीआई हमारे हिंदुस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं करता था, और जो प्राइस जो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, प्राइस बेस्ड पॉलिसी, तो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई, आप लोगों को पता है किसके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के द्वारा। GS2 में ये बहुत जल्दी होगा, जो हम शाम की क्लासेस में बात कर रहे हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की बात की गई इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी 5 ईयर प्लान में। इसी 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि देखिए अब बहुत बढ़िया से जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किस 5 ईयर प्लान में आया, तो टिक मार देना दोस्तों 5वीं 5 ईयर प्लान। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि जब ये 5 ईयर प्लान बढ़िया से चल रहा था, 1974 से 1979 तक था, लेकिन हुआ कुछ यूं दोस्तों कि 1978 में जनता गौरव कांग्रेस की सरकार गिर गई,
और जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई। और जब कांग्रेस की सरकार गिरी और जब जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो दोस्तों जनता गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जनता गवर्नमेंट ने 1978 में कहा क्या कांग्रेसियों ने बकवास प्लान बनाया, हटाओ इसे। तो दोस्तों दिमाग में इंस्टॉल कर लो, पेपर में आ चुका है कि ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान है जो मात्र 4 सालों का रहा। तो दोस्तों ये 5वां 5 ईयर प्लान जो 1974 से 1979 तक था, लेकिन ये 1978 में कांग्रेस के गिरने के बाद जनता गवर्नमेंट ने इसे टर्मिनेट कर दिया, अर्थात इसे बंद कर दिया, अर्थात इसे खत्म कर दिया। तो 1978 में जनता गवर्नमेंट केम इनटू पावर एंड टर्मिनेटेड दिस 5 ईयर प्लान। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए, अच्छी तरह रख लीजिए कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 सालों तक रही और बंद हो गई, बीच में टर्मिनेट हो गई। तो वो 5वां 5 ईयर प्लान है दोस्तों, याद कर लें आप लोग, राइट ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो टारगेटेड ग्रोथ रेट इस 5 ईयर प्लान का 4.4% था, लेकिन हमने अचीव किया 4.8%। इसका मतलब चौथा 5 ईयर प्लान भारत में सक्सेसफुल रहा और 4th 5 ईयर प्लान भारत में सफलतापूर्वक रहा। सो दिस इज कॉल्ड 4th 5 ईयर प्लान इन आवर कंट्री, चौथा 5 ईयर प्लान हमारे देश में, राइट। अब चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि तो जो 5वां 5 ईयर प्लान है वो बहुत सक्सेसफुल रहा, चौथा तो फेल हो गया था रेफ्यूजीज के आने के कारण, डीपी धार, ठीक है। सो डीपी धार ही है वो ना। इसके अलावा अब हम चलते हैं और डीपी धार है वो, डीडी धार नहीं, तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा मैं ना। अब देखते हैं दोस्तों 1978 से 1980 ये क्या है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब 1978 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जनता गवर्नमेंट ने अपना खुद का और 5 ईयर प्लान बना डाला, जिसे भारत का उस 6th 5 ईयर प्लान का नाम दिया गया 1978 से 1983 तक, 1978 से 1983 तक। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ यूं कि 1980 जनता गवर्नमेंट खुद गिर गई। अब जनता गवर्नमेंट गिर गई, कांग्रेस फिर से आ गई। कांग्रेस ने कहा भैया क्या है ये, कांग्रेस ने कहा ये बनाएंगे प्लान, हटाओ। और दोस्तों 1980 में 1978 में कांग्रेस ने जो 6th 5 ईयर प्लान था उस समय का, उसे खत्म कर दिया और 2 सालों तक ही वो प्लान रह पाया, 1978 से 1980। तो इसे चूंकि 6th 5 ईयर प्लान को रोल ओवर किया गया और दोबारा से 6th 5 ईयर प्लान बनाया गया 1980 से 1985 तक, 1980 से 1985 तक, जिसे हमने भारत का रोलिंग प्लान कहा, जिसे हमने भारत में 1978 से 80 को रोलिंग प्लान बोला। और 80 के बाद जब 80 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस की सरकार ने उस प्लान को वहीं पर रोक दिया और कहेंगे हम दोबारा से, और जो माना जाता है 6ठी पंचवर्षीय योजना वो 80 से 85 तक रही। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग समथिंग टुडे इन टुडेस क्लास, राइट ना। दोस्तों देखते हैं इस रोलिंग प्लान में क्या देखने को मिला। तो बिटवीन 1978 से 80 6 प्लान वाज प्रिपेयर्ड फॉर 2 टाइम्स। देखिए मैंने कहा एक तो वो जनता गवर्नमेंट ने बनाया 1978 से 83, तो एक दूसरा 80 से 85 ना। फर्स्ट बाय जनता गवर्नमेंट बिटवीन 1978 से 83 बट renamed and another by Congress between 80 से 85. The first was only effective for 2 years, that is between 1978 से 80. दोस्तों जो मैंने बताया अभी आपको कि जो पहला छठी पंचवर्षीय योजना बनी थी 1978 से 1983, जो जनता गवर्नमेंट ने बनाई थी वो सिर्फ 2 साल तक रही और उसका बाद में हमने नाम दे दिया रोलिंग प्लान, क्योंकि उसे रोल ओवर कर दिया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और भारत में जो मेन 5 ईयर मेन छठी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है वो 80 से 85 6th 5 ईयर प्लान के दौरान, राइट ना। दोस्तों ऑफिशियली 1978 से 79 इंक्लूडेड इन द 5th 5 ईयर प्लान। ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर ये चीजें आपको बहुत रेयरली किसी किताब में देखने को मिलेगी, एक पेपर पे ओरली लिख के दे रहा अभी मैं, जाओ बेटा ढूंढ लो। सो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो 6th 5 ईयर प्लान था, ये जो एक्चुअली याद करो मैंने कहा वो सिर्फ 4 साल तक रहा,
1974 से 78, तो उसका एक साल पूरा करने के लिए बाद में क्या रहा वो ये दोस्तों, जो 1978 से 79 उसे भारत सरकार ने 5th 5 ईयर प्लान में शामिल कर दिया, तो वो 5 साल का हो गया, ऑफिशियली शामिल कर दिया, लेकिन वो 1980 में बंद तो हो ही गया था, 1978 में बंद तो हो ही गया था। इसके अलावा टू मेक इट फॉर 5 ईयर एंड 1979 से 80 डिक्लेयर्ड एज एन एनुअल प्लान। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत में कितने एनुअल प्लान्स रहे, तो अभी तक हमने सिर्फ 3 एनुअल प्लान देखे थे, 66 से 69, एक 66 से 67, 7 से 8, 8 से 9, एक और एनुअल प्लान रहा और वो रहा 1978 से 1979 से 1980। चूंकि लोगों को लगता है कि 1978 से 1980 दो साल के इस रोलिंग प्लान नाम दिया गया, नहीं, उसके बीच में भी एक एनुअल प्लान छुपा था, क्योंकि उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सरकार ने औपचारिक तौर पर। एक 1978 से 79 इसे 5वें पंचवर्षीय योजना में रख दिया और 79 से 80 इसे भारत सरकार ने एनुअल प्लान वार्षिक योजना का नाम दिया। तो हमारे हिंदुस्तान में अभी तक हमने 4 एनुअल प्लान देख लिए, 66 से 69 3 और 79 से 80 4। बेटा गिनते जाना, अभी आगे और आएगा 90 से 92, तो 6 एनुअल प्लान्स रहे। लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं तो बहुत सारी किताबों में 5 ही लिखे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है 3 66 से 69 और 2 78 से 1990 से 1992, लेकिन एक्चुअल में भारत में 6 एनुअल प्लान्स रहे हैं, 6 पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं रही हैं ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं 6 5 ईयर प्लान की, 6ठी पंचवर्षीय योजना की। तो देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया 6 5 ईयर प्लान 2 बार बनाया गया, एक 1978 से 83 जनता गवर्नमेंट, लेकिन वो नहीं चल पाया, 70-80 में रुक गया और 80 से 85 कांग्रेस की सरकार ने बनाया। इसे भारत का 6 5 ईयर प्लान 6ठी पंचवर्षीय योजना माना जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो 6 5 ईयर प्लान रहा वो 1980 से 85, 1980 से 1985 तक रहा। अगर अब हमें 6 5 ईयर प्लान में बात करें तो 6 5 ईयर प्लान के उद्देश्य बहुत सारे थे। जैसे सबसे पहला उद्देश्य था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, सेम जो हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसमें कहा कि हम अपने देश में गरीबी को हटाएंगे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के उद्योग और